हम सीधे शीगोराय जाएंगे जनाब, पायलट ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। वहाँ मिस्टर हार्वर्ड आप दोनों के मुंतजिर हैं। मैंने मुस्कुराकर लकी की गर्दन में बाजू हमायल कर दिया। लकी ने बड़ी हैरत से मुझे देखा। उसकी गर्दन सहलाते सहलाते मैंने वो मखसूस रग तलाश कर ली जो मुझे मतलूब थी। रग मिलते ही उसकी गर्दन पर मेरी गिरफ्त अचानक ही सख्त हो गई। लकी ने हाथ पैर चलाने की कोशिश की, मगर इससे कबल ही मेरी उंगलियां अपना काम कर चुकी थी और वो बेहोश हो गई। मैंने लकी को एक तरफ हटाकर पायलट को मुखातिब किया। डियर मिस्टर पायलट, गोइटे हिल भी तो यहाँ से कहीं करीब ही है, अंदाजन कितने फासले पर होगा? पायलट ने कहा, हम इस वक्त दरमियान में हैं। शीगोराय यहाँ से तकरीबन इतने ही फासले पर है जितने फासले पर गोइटे हिल है, बस समतों का फर्क है। शीगोराय जाने के लिए हमें सीधे सफर करना पड़ेगा, जबकि गोइटे हिल के लिए बाईं समत मुड़ना होगा। मैंने पायलट की कमर से लटकते हुए पिस्तौल को देखा। बज़ाहिर उसके पास इसके अलावा और कोई हथियार नहीं था। मैं तेजी से उसके पिस्तौल पर झपटा और पिस्तौल उसके होल्स्टर से खींच लिया। पायलट ने चौंक कर सर मेरी तरफ घुमाया, मगर इससे पहले ही मैंने पिस्तौल की नाल उसकी गुद्दी से लगा दी। मैंने कहा, बात सिर्फ इतनी सी है डियर पायलट कि अब हमें शीगोराय की बजाय गोइटे हिल की समत सफर करना होगा। पायलट साकित रह गया और हेलीकॉप्टर ने बेकाबू होकर गोता लगा दिया। मैंने उसकी गर्दन पर पिस्तौल की नाल का दबाव बढ़ा दिया। मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं बआसानी हेलीकॉप्टर उड़ाकर गोइटे हिल ले जा सकता हूँ, लेकिन उस सूरत में पहले मैं तुम्हें गोली मारकर तुम्हारी लाश हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दूंगा। पायलट को यकीन हो गया कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल भी कर सकता हूँ। उसने एक झुरझुरी ली और सहमे हुए लहजे में कहा, लेकिन जनाब दूसरी सूरत में मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने कहा, फैसला तो तुम्हें खुद करना होगा कि तुम्हारे लिए कौन सी सूरत मौजू रहेगी। वो बोला, लेकिन गोइटे हिल। मेरा लहजा सर्द हो गया। मैंने कहा, तुम हेलीकॉप्टर का रुख तब्दील कर रहे हो या नहीं? मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुमने मेरी हिदायत पर अमल न किया तो मैं तुम्हारी गुद्दी में हवादान बनाकर तुम्हें बाहर लुढ़का दूंगा। गिनती शुरू होते ही पायलट ने हेलीकॉप्टर का रुख तब्दील कर दिया। वो चूंकि गोइटे हिल की समत से मुझे पहले ही आगाह कर चुका था, लिहाजा किसी धोखे का इम्कान नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया मिस्टर पायलट। दरअसल गोइटे हिल वाकई पहुंचना बहुत जरूरी है। पायलट ने भर्राई हुई आवाज में लकी हार्वर्ड को मुखातिब किया। आप क्या कहती हैं मिस हार्वर्ड? मैंने वार्निंग दी, फजूलियात से गुरेज करो, तुम्हें सवालात करने की इजाजत नहीं। पायलट ने होंठ भींच लिए। वो आसाबी दबाव का शिकार हो गया था और उसने हेलीकॉप्टर की रफ्तार बढ़ा दी थी। मैं मुस्तैद बैठा था। उसकी किसी मामूली सी हरकत पर भी मैं उसके जिस्म में पिघला हुआ शीशा उतार सकता था, मगर उसने कोई हरकत न की। वो अक्लमंद आदमी मालूम होता था और समझ गया था कि अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो खुद उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। उसके बाद काफी देर तक पायलट कुछ न बोला। खासा तवील सफर तय करने के बाद उसने मुझसे पूछा, सीधा गोइटे हिल चलूं या किसी निवाही इलाके में? मैंने कहा, सीधे गोइटे हिल चलूं। बोला, और अगर नीचे से मुझसे बाज पुर्स की गई तो? मैंने कहा, उसका जवाब मैं खुद दूंगा। थोड़ी ही देर के बाद मुझे मुसर्रत का एहसास हुआ। हेलीकॉप्टर गोइटे हिल की हुदूद में दाखिल हो गया था। ट्रांसमीटर पर आवाज आ रही थी, हेलो हेलो मिस्टर पायलट, तुम अजनबी हो और बिला इजाजत गोइटे हिल की हुदूद में दाखिल हो गए हो। अपनी शनाख्त कराओ वरना तुम्हें मार गिराया जाएगा। तुम्हें 1 मिनट की मोहलत दी जा रही है। मैं ट्रांसमीटर के नजदीक पहुंच गया। पिस्तौल की नाल का रुख अब भी पायलट की तरफ था ताकि वो कोई गड़बड़ न कर सके। मैंने ट्रांसमीटर में कहा, हेलो जमीनी कंट्रोल, मैं जनरल टेरिस का दोस्त हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं नीचे उतर कर अपनी शनाख्त करवा सकता हूँ। आवाज आई, ठीक है, हेलीकॉप्टर नीचे उतार लो। तुम्हें नीचे उतरने का रास्ता दिखाया जा रहा है। ख्याल रहे कि तुम्हारा हेलीकॉप्टर गन्नों की जद में है। मैंने पायलट से कहा, नीचे से दी जाने वाली हिदायत के तहत हेलीकॉप्टर उतार लो। पायलट ने सर को असबाती जुम्बिश दी और थोड़ी देर के बाद हम जमीन पर थे। मैं और पायलट नीचे उतर आए, जबकि लकी बेहोश होने की वजह से हेलीकॉप्टर में ही थी। पायलट का पिस्तौल मैंने जमीन पर फेंक दिया था और हम दोनों ने अपने हाथ उठा रखे थे। मुसल्ला फौजी जवानों के एक गोल ने हमें घेरे में ले लिया था। हमसे सबसे पहला सवाल तीसरे मुसाफिर के बारे में किया गया। मैंने उन्हें बताया, वो एक लड़की है और बेहोश है। तुम में से चंद अफराद उसे जाकर बाहर निकाल लें। पायलट ने चौंक कर मुझे देखा। वो अभी तक इस बात से लाइल था कि लकी हार्वर्ड बेहोश है। चंद फौजी जवानों ने बेहोश लकी को हेलीकॉप्टर से निकाल लिया और फिर गन्नों की जद पर हमें वहां से थोड़े फासले पर जाकर एक आला अफसर के रूबरू पेश कर दिया। खुशकिस्मती से वो कर्नल मेरा जाना पहचाना था। सारडान की पहाड़ियों वाली मुहिम के दौरान मेरी उससे वाकफियत हुई थी, लेकिन उस वक्त वो मुझे नहीं पहचान सकता था, इसलिए कि मैं तो एक अफ्रीकी के मेकअप में था। कर्नल ने हम दोनों को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, अपनी शनाख्त करवाओ। मैं अपनी जगह से 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम अली यार खान है। कर्नल अपनी कुर्सी से उछल कर खड़ा हो गया। अली यार खान? उसने पिस्तौल निकालकर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। हम पहले ही कई गन्नों की जद पर थे।
मैंने तवील सांस लेकर कहा, हाँ कर्नल, मैं वही अली यार खान हूँ। कर्नल गुर्राया, बकवास मत करो, और फिर फौजियों से मुखातिब होकर बोला, इन लोगों की तलाशी ले ली गई है? एक फौजी ने टेंशन होकर कहा, यस सर। कर्नल ने हुक्म दिया, ठीक है, इन्हें 5 नंबर में बंद कर दो और इनकी सख्त निगरानी करो, ये बड़े खतरनाक मुजरिम मालूम होते हैं। एक फौजी ने उनसे पूछा, और इस लड़की का क्या किया जाए सर? कर्नल बोला, इसे भी वहीं बंद करो। मुमकिन है ये इन लोगों की कोई चाल हो और ये लड़की दर हकीकत बेहोश ना हो, इसकी भी सख्त निगरानी करना और बहुत मोहतात रहना। मैंने कहना चाहा, मेरी बात तो सुनो, मगर एक फौजी ने मुझे धक्का दिया। उसने गुर्रा कर कहा, चलो। मैंने बेबसी से कहा, चलो, और दरवाजे की तरफ पलट पड़ा। मैंने दरवाजे से निकलते वक्त बुलंद आवाज से कहा, जनरल टेरिस से बात कर लेना ऑफिसर। मुझे यकीन था कि कर्नल ने मेरी बात जरूर सुन ली होगी और वो जल्द या बदेर जनरल टेरिस से राब्ता कायम करेगा। मेरा नाम सुनकर उसका यूं भड़क उठना गलत नहीं था। दुनिया की नजरों में मैं मर चुका था। गोइटे हिल में सरकारी तौर पर मेरी तदफीन की गई थी। मुमकिन है कर्नल खुद भी मेरी तदफीन में शरीक रहा हो। ऐसे में अगर कोई अफ्रीकी उसके सामने आकर ये दावा करे कि वो अली यार खान है, तो उसका रद्द-ए-अमल इसके अलावा और क्या हो सकता था। लेकिन मुझे ये इत्मीनान था कि मौजूदा सूरत हाल ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकेगी। कई फौजी बैरकें अबूर करने के बाद हमें एक बैरक के सामने रुकने को कहा गया। लकी अभी तक बेहोश थी और उन लोगों ने उसे स्ट्रेचर पर डालकर उठा रखा था। हमें कोठरी में दाखिल होने को कहा गया। उस कोठरी में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक दरवाजा था जिसमें आहनी सलाखें नस्ब थी। लकी को पहले ही कोठरी के फर्श पर लुढ़का दिया गया था। हम कोठरी में दाखिल हो गए और दरवाजा बंद करके मुकफ्फल कर दिया गया। दरवाजे के बाहर 2 मुसल्ला फौजी तैनात थे। पायलट ने मुझे घूर कर कहा, पता नहीं तुम कौन हो? अपने साथ मुझे भी मुसीबत में फंसा दिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ऐसी मुसीबतें तो आती जाती रहती हैं दोस्त, और ये कोई मुसीबत तो हरगिज नहीं है। ये तो एक वक्ती सी बात है और एक बड़ी मामूली सी गलत फहमी का नतीजा है, वरना ये लोग मेरे दोस्त हैं। मुसीबत में तो मैं अब से थोड़ी देर कबल तक था, जब मैं तुम्हारे मूजी बॉस ऑलिव हार्वर्ड के चुंगल में फंसा हुआ था। देख लो मैं कितनी सफाई से वहां से निकल आया हूँ। पायलट ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुम मुझे कोई सरफिरे मालूम होते हो। बॉस ने हिदायत की थी कि तुम्हें इज्जत व एहतराम से लाया जाए, उसे तुम मूजी करार दे रहे हो, और ये लोग जिन्होंने तुम्हें इस काल कोठरी में कैद कर दिया है, इन्हें तुम अपना दोस्त कह रहे हो। मैंने हंसकर कहा, मैं बहुत सरफिरा आदमी हूँ वाकई। तुम्हारा बॉस मुझसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। उसे मालूम नहीं था कि मैं दरअसल कौन हूँ, वरना वो मेरे इस्तकबाल के लिए खुद आता। तुम जैसे गाउदी को हरगिज न भेजता। पायलट के तेवर खराब हो गए। बोला, मैं भी कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। अगर तुमने मेरे लिए कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। मैंने कहा, ओहो, तुम तो बुरा मान गए। खैर, अब तुम चंद बातें गौर से सुन लो। यहाँ से रिहा होने के बाद जब तुम ऑलिव हार्वर्ड के पास पहुंचोगे तो जाहिर है सारी रुदात तो तुम खुद ही उसे सुना दोगे। बस उसमें मेरे एक पैगाम का इजाफा कर लेना। उसे कहना कि तुम्हारी बेटी अली यार खान के कब्जे में है। पायलट बोला, तुम्हारी गुफ्तगू से दीवानगी झलकती है। तुम कोई जहनी मरीज तो नहीं हो? मैंने कहा, तुमसे जो कुछ मैंने कहा है उसे जहन नशीन कर लो। मेरा पैगाम अपने बॉस तक जरूर पहुंचा देना, वरना जब उसे ये मालूम होगा कि तुमने उसे पैगाम नहीं पहुंचाया तो तुम खुद अंदाजा कर सकते हो कि वो तुम्हारी क्या दुर्गत बनाएगा। पायलट की आंखों से उलझन झांकने लगी। बोला, मैं नहीं समझ सकता कि तुम किस किस्म के आदमी हो। फौजियों की कैद में बैठकर यूं गुफ्तगू कर रहे हो जैसे वो तुम्हें अभी रिहा कर देंगे। मैंने कहा, इस चक्कर में मत पड़ो। बस इतना याद रखो कि मेरा नाम अली यार खान है और ऑलिव हार्वर्ड की बेटी लकी हार्वर्ड मेरे कब्जे में है। गोइटे हिल में मैं जनरल टेरिस का मेहमान हूँ। 3 रोज तक मैं इंतजार करूंगा कि ऑलिव हार्वर्ड मुझसे राब्ता कायम कर ले। अगर उसने 3 रोज तक राब्ता कायम न किया तो लकी हार्वर्ड को कत्ल कर दिया जाएगा। पायलट मुस्तकिल उलझन आमेज नजरों से मुझे देख रहा था। मेरा इत्मीनान उसके लिए शदीद हैरत का बायस था। कुछ देर बाद उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारा पैगाम जहन नशीन कर लिया है, लेकिन ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन आ गया है। मैंने सर हिलाकर कहा, आ जाएगा, आ जाएगा। जब तुम्हें यहाँ से रिहाई मिलेगी तो हर बात तुम्हारी समझ में खुद ब खुद आ जाएगी। लकी हार्वर्ड ने कसमसा कर करवट ली। मैं लपक कर उसके नजदीक पहुंचा और उसकी कनपटियां सहलाने लगा। लकी के पपोटों में जुम्बिश हुई और उसने आंखें खोल दी। चंद लम्हे वो खोए खोए से अंदाज में छत को तकती रही, फिर हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने बड़ी हैरत से अजनबी माहौल को देखा जिसमें वो उस वक्त मौजूद थी। बोली, मैं कहाँ हूँ? मैंने उसे तसल्ली दी, घबराओ नहीं, तुम महफूज हो। वो बोली, लेकिन हम तो हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे और डैडी के पास जा रहे थे। मैंने कहा, दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, बल्कि सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें मेरे साथ ही रखा गया है। ये भी तो हो सकता था कि तुम्हें मुझसे अलग कर दिया जाता। वो बोली, तुम ठीक कह रहे हो डेनिस। और ये शख्स कौन है? उसने पायलट को देख कर कहा, ये तो शायद हेलीकॉप्टर का पायलट है। पायलट ने कहा, जी मिस हार्वर्ड, हम शी गोराई की तरफ जा रहे थे कि अचानक
मैंने कहा जबान से कुछ निकालने से कबल अपनी नाजुक पोजीशन पर गौर कर लो। मैंने उसकी बात काट कर तंबीही अंदाज में कहा था, बेहतर यही है कि खामोश रहो। मुमकिन है तुम्हारे मुंह से निकला हुआ कोई गलत लफ्ज बाद में लकी हावर्ड के लिए खतरनाक साबित हो और तुम्हें इसके लिए जवाबदही करना पड़ जाए। पायलट की समझ में मेरी बात आ गई और वो गड़बड़ा कर खामोश हो गया। लकी ने उलझ कर कहा, तुम लोगों की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा, कुछ नहीं। पायलट जरा बेवकूफ आदमी मालूम होता है। मैं इसे समझा रहा था कि गुफ्तगू करते हुए आदाब को मलहूज रखे, आखिर ये तुम्हारे डैडी का मुलाजिम है। लकी ने कहा, लेकिन हम किन लोगों की कैद में हैं और यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने कहा, हेलीकॉप्टर के कंपस में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से हम गलत समत में सफर करते हुए शायद किसी और मुल्क की सरहद में दाखिल हो गए हैं। हमें यहाँ उतार लिया गया है, लेकिन ये वक्ती कैद है। अभी जब हमारे बयान की तस्दीक हो जाएगी तो हमें रिहा कर दिया जाएगा। वो बोली, मगर मैं बेहोश कैसे हो गई थी? मैंने कहा, मुमकिन है हेलीकॉप्टर में सफर करने से तुम्हारे आसाब पर किसी किस्म का दबाव पड़ा हो, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई हो। लकी कुछ और भी कहती, लेकिन उसी वक्त कर्नल हमें अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो बहुत घबराया हुआ मालूम हो रहा था। मैं सलाखोंदार दरवाजे के नजदीक पहुंच गया। कोठरी के करीब पहुंचकर उसने एक फौजी को दरवाजा खोलने का हुक्म दिया और मुझसे बोला, जनरल टेरिस आपसे बात करना चाहते हैं मिस्टर अली। मैंने कर्नल को आंख मारते हुए कहा, मेरा नाम डेनिस है। कर्नल ने गड़बड़ा कर कहा, आज जी मिस्टर डेनिस। वो समझ गया था कि किसी वजह से मैं अपना नाम जाहिर नहीं करना चाह रहा था। मैंने सरगोशी में कहा, पायलट हमारे साथ चलेगा और लड़की यहीं रुकेगी। कर्नल ने मेरी सरगोशी सुन ली थी। जबकि पायलट और लकी हावर्ड मेरे अक़ब में थे, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच सकी होगी। दरवाजा खुलने के बाद कर्नल ने मुझे और पायलट को कोठरी से बाहर निकलने का हुक्म दिया। लकी मचल गई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने कहा, नहीं, तुम यहीं रुको लकी, हम अभी वापस आ जाएंगे। फौजियों ने हमारे बाहर निकलते ही दरवाजा बंद कर दिया। मैं पायलट को उसके साथ छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मुझे खदशा था कि मेरी अदम मौजूदगी में वो लकी को तफसीलात बताने बैठ जाएगा और मेरी असल शख्सियत का लकी के इल्म में आना फिलहाल मुनासिब नहीं था। कर्नल हमें साथ लिए हुए उस फौजी छावनी के ऑपरेशन रूम में पहुंचा और मुझे एक ट्रांसमीटर के सामने पहुंचा दिया गया। कर्नल ने ऑपरेटर को जनरल टेरिस से राब्ता कायम करने का हुक्म दिया। मैंने कर्नल से कहा, पायलट का ख्याल रखना। कर्नल बोला, फिक्र न करो, हम फौजी लोग हैं, जब तक किसी की तरफ से बिल्कुल मुतमईन न हो जाएं, उसकी तरफ से बेफिक्र नहीं होते। ऑपरेटर ने जनरल टेरिस से राब्ता कायम कर लिया। कर्नल ने मुझे ट्रांसमीटर पर बात करने का इशारा किया। मैंने कहा, हेलो जनरल टेरिस, आपका खादिम अली यार खान आपसे मुखातिब है, मगर उसकी हैसियत एक कैदी किसी है। जनरल टेरिस की मुस्तरिबाना आवाज सुनाई दी, ओह, तुम कहाँ हो अली? मेरी मुमलिकत की हुदूद में तुम एक बाइख्तियार आदमी हो। जो कुछ हुआ वो गलत फहमी का नतीजा था। मैंने कहा, फिर अब मेरे लिए क्या हुक्म है जनरल? जनरल के हंसने की आवाज आई, दोस्तों को हुक्म नहीं दिया जाता अली, तुम फौरन मेरे पास आ जाओ, तुमसे मिले बहुत अरसा हो गया है। मैंने कहा, फौरन कैसे आ जाऊं जनरल, तुम तो जानते ही हो मैं तन्हा कभी नहीं रहता। मेरी जान को हमेशा कुछ झंझट लगे रहते हैं। वो बोला, कुछ देर के लिए हर झंझट से पीछा छुड़ाकर मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा, झंझट पीछा कहाँ छोड़ते हैं जनरल? अगर छोड़ दें तो झंझट न कहलाएं, फिर भी मुझे यहाँ से कुछ इंतजामात करके चलना होगा। टेरिस बोला, ओह भाई, तुम्हें जो इंतजामात भी करना होंगे कर लो, मेरा मकसद ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुझसे मिल लो। मैंने कहा, तो जरा अपने कर्नल साहब को हिदायत तो दे दें। ये तो मेरा नाम सुनते ही भड़क उठे थे। टेरिस बोला, इसमें इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, आखिर वो खुद तुम्हारी तदफीन में शरीक था। बस अब देर न करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैंने मुस्कुरा कर कर्नल की तरफ देखा, पूछा, अब तो तुम्हें कोई शुबा नहीं है? कर्नल ने कहा, मुझे अफसोस है मिस्टर अली, अब आप फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने कहा, पायलट वापस जाएगा, अगर ईंधन वगैरह की जरूरत हो तो इसे फराहम कर दो। कर्नल ने सर हिलाकर कहा, हो जाएगा। और कोई बात? मैंने कहा, लड़की मेरे साथ जनरल टेरिस के पास जाएगी, मगर उसे बेहोशी की हालत में ले जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी असल शख्सियत उसके इल्म में आए। पायलट का बुरा हाल था। वो हैरत से आंखें फाड़े मुझे घूर रहा था। उसने खौफजदा लहजे में पूछा, तुम कौन हो? मैंने हंसकर कहा, मैं एक ऐसा दीवाना हूँ जो इसराइल की गासिब हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार है। मैं अपना नाम तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, अब तुम मेरे काम से भी आगाह हो गए हो। कर्नल मुझे और पायलट को हमरा लेकर अपने ऑफिस में आ गया। उसने मुझसे कहा, आप यहाँ बैठे मिस्टर अली, मैं जरा इंतजामात मुकम्मल कर लूँ। और फिर पायलट से मुखातिब होकर बोला, चलो। मैंने कर्नल से पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? वो बोला, जब तक हेलीकॉप्टर में ईंधन भरा जाएगा इसे बंद रखा जाएगा। मैंने कहा, अरे नहीं कर्नल, ये बेचारा तो बहुत शरीफ और बेजरर आदमी है, इसे मेरे पास ही रहने दो। कर्नल बोला, तो मैं इसकी निगरानी के लिए 2 मुसल्लह फौजी छोड़े जाता हूँ। मैंने कहा, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसे यहाँ से वापसी का मौका मिल रहा है, ये भला इस मौके को गंवाना क्यों पसंद करेगा? जाहिर है इसने जरा भी गड़बड़ की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा।
कर्नल ने हिचकिचाते हुए कहा, वो तो ठीक है अली, लेकिन ये आपके साथ तन्हा? मैंने कहा, मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ कर्नल। अगर तुम इसकी हिफाजत के ख्याल से ये बात कह रहे हो तो और बात है। कर्नल झेंपे हुए अंदाज में कमरे से चला गया। मैंने पायलट से कहा, जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए रोका है? वो बोला, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा, मैं तुम्हें लकी हार्वर्ड से दूर रखना चाहता हूँ। वो मुझे अपना हमदर्द समझती है। तुम्हारी किसी हिमाकत से मेरा खेल बिगड़ सकता था और मुझे यकीन है कि अगर तुम्हें मौका मिल जाता तो तुम सारी तफसीलात उसके कानों में उंडेलने से हरगिज बाज न रहते। पायलट ने कहा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम क्या खेल खेल रहे हो। मैंने कहा, ये बच्चों के समझने की बातें नहीं हैं। मेरे और तुम्हारे बॉस ओलिव हार्वर्ड के दरमियान जो खेल हो रहा है उसे समझना तुम्हारे बस की बात नहीं। पायलट खामोश हो गया। कोई आधे घंटे के बाद कर्नल वापस आया। उसने आते ही कहा, सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए। हम कर्नल के साथ रवाना हुए और थोड़ी ही देर में मैं और कर्नल हेलीकॉप्टर को फजा में बुलंद होते दिख रहे थे। मैंने कर्नल से कहा, चलो एक काम तो हुआ। कर्नल बोला, बाकी काम भी हो चुके हैं जनाब। लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा चुका है और एक हेलीकॉप्टर आप दोनों को लेकर रवाना होने के लिए तैयार है। मैंने कहा, ठीक है कर्नल, उसे हेलीकॉप्टर में पहुंचा दो, और मैं खुद अपना मेकअप उतारने में मसरूफ हो गया। जरा ही देर के बाद हेलीकॉप्टर मुझे और बेहोश लकी हार्वर्ड को लेकर फजा में बुलंद हो रहा था। जनरल टेरिस के महल में हेलीकॉप्टर उतरने तक मुकम्मल खामोशी छाई रही। जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मेरे नीचे उतरते ही जनरल टेरिस दोनों हाथ फैलाए मेरी तरफ लपका और मुझसे बगलगीर हो गया। बोला, एक तवील अरसे बाद तुमसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है मेरे दोस्त। मैंने हैरत से कहा, तवील अरसा? मेरा ख्याल है मुझे गोइटे हिल से रुखसत हुए आज सिर्फ 14वां दिन है। 2 हफ्ते को तवील अरसा तो नहीं कहा जा सकता। कैथी ब्राउन हंसकर बोली, ऐसा मालूम होता है कि तुमने एक एक दिन गिन कर गुजारा है। जनरल टेरिस ने कहा, कर्नल ट्रांसमीटर पर बता रहा था कि तुम्हारे साथ कोई लड़की भी है जिसे तुम बेहोश करके लाए हो। मैंने कहा, हाँ जनरल, उसने तुम्हें बिल्कुल सही इत्तला दी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी जान को हमेशा कुछ झंझट जरूर रहते हैं। कैथी ब्राउन ने कहा, उस लड़की का कुछ जोग्राफिया तो बताओ। मैंने कहा, उस लड़की का नाम लकी हार्वर्ड है और वो ओलिव हार्वर्ड की बेटी है। जनरल टेरिस उछल पड़ा। ओह, गोया तहजीब मैल्कम एक्स के बदले। मैंने कहा, इसके अलावा कोई चारा नहीं था जनरल। जनरल टेरिस ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया अली। फिर अपने आदमियों को बेहोश लकी को तहखाने में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। मैंने कहा, तहखाने में डेनिस पॉल गोल्डे भी तो कैद है। जनरल टेरिस ने कहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उसके लहजे में हैरत थी। मैंने कहा, लकी हार्वर्ड से मैं डेनिस के मेकअप में मिला था। अभी तक वो मेरी असलियत से वाकिफ नहीं है। अगर उन दोनों की मुलाकात हो गई तो टेरिस बोला, बेफिक्र रहो, मेरी हिदायत के बगैर उन्हें एक साथ नहीं रखा जाएगा। वो एक दूसरे से फासले पर रहेंगे। मैंने कहा, तेल अवीव में मेरा काम पाया तकमील को पहुंच चुका है। अब डेनिस को कैद में रखने की जरूरत नहीं रही, उसे रिहा कर दो। टेरिस बोला, ठीक है, मैं हिदायत जारी कर देता हूँ। उसे रिहा करके इसराइल वापस भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। मैंने कहा, अरे हाँ जनरल, वो सॉर्डान वाली पहाड़ी कानों का ठेका किसी और कंपनी को दिया गया या नहीं? टेरिस बोला, हाँ, वो ठेका एक और कंपनी को दिया जा चुका है। मैंने तशवीश आमेज लहजे में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रे स्टोन की तरह ये कंपनी भी यहूदी मफादात के लिए काम कर रही हो? टेरिस बोला, नहीं, इस बार मैंने पूरी तरह छानबीन करने के बाद ही ठेका दिया है। तुम चाहो तो अपने तौर पर मजीद इत्मीनान कर सकते हो। हम बातें करते करते जनरल टेरिस की खुसूसी नशिस्त गाह में दाखिल हो गए। मैंने कहा, तकलीफ दे बात ये थी जनरल कि यहूदी कंपनी वहां से प्लैटिनम निकाल रही थी और रॉयल्टी के नाम पर बराए नाम रकम अदा कर रही थी। टेरिस बोला, इस बार तो प्लैटिनम की रॉयल्टी अदा की जा रही है। अरबों डॉलर का ठेका दिया गया है। यूं समझो कि रातों रात गोइटे हिल का शुमार अफ्रीका की अमीर तरीन रियासतों में होने लगा है। कैथी ब्राउन बोली, तुमने सिर्फ 2 हफ्ते के मुख्तसर से अरसे में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है अली। तेल अवीव से किसी को अगवा करके ले आना मजाक नहीं। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, मैंने इसे अगवा नहीं किया, ये अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। टेरिस ने कहा, नामुमकिन, कोई लड़की अपने बाप के बदतरीन दुश्मन के साथ अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती। मैंने मासूमियत से कहा, वो अपनी मर्जी से तो नहीं आई, वो अपनी माँ से इजाजत लेकर मेरे साथ आई है। कैथी ब्राउन भी दंग रह गई, माँ से इजाजत लेकर? तुम क्या कोई जादूगर हो अली यार खान? मैंने कहा, अगर धोखाधड़ी को जादूगरी कहा जाता है तो मेरा जवाब इस बात में है, वरना ये कोई ऐसी खास बात नहीं है। आप लोगों के जहन से ये बात निकल गई कि मैं उस वक्त अपनी असल शक्ल में नहीं था। मैं तो एक यहूदी डेनिस पॉल गोल्डे के मेकअप में था। कैथी ब्राउन बोली, तभी ये काम आसान तो नहीं है। इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में तुमने वो कुछ कर दिखाया है जो कोई दूसरा शख्स कई महीनों के दौरान भी नहीं कर सकता था। जनरल टेरिस ने पूछा, तहजीब मैल्कम एक्स का भी कोई सुराग मिला या नहीं? मैंने कहा, अभी तक तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब ओलिव हार्वर्ड खुद उसके बारे में सारी तफसीलात मुहैया कर देगा। टेरिस बोला, तुम ठीक कह रहे हो अली,
उसने तुम पर जो ओछा वार किया था उसके जवाब में वो ऐसे ही सुलूक का मुस्तहिक है। मैंने कहा, यह कदम भी मैंने बहुत मजबूरी में उठाया है जनरल। अगर ओलिव हार्वर्ड मुझे मिल गया होता तो मैं तेल अवीव में ही उसकी तिक्का बोटी करके उससे सारे हकायक मालूम कर लेता, लेकिन मालूम नहीं ये उसकी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती कि वो तेल अवीव में मौजूद ही नहीं था। मजबूरन मैंने माले गनीमत पर इक्तिफा करने का फैसला किया। टेरिस बोला, मैं अक्सर सोचता हूँ कि एक तरफ तुम हो और एक तरफ ओलिव हार्वर्ड। पहली बार जब तुम्हारा उससे तसादुम हुआ उस वक्त वो बदनामे जमाना अमरीकी CIA का एक बाइख्तियार अफसर था। उसके बारे में ये बात बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क में बड़े से बड़ा काम करने की अहलियत रखता है। उस वक्त तुम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के तालिब इल्म थे, एक ऐसे तालिब इल्म जिसके पास कोई इख्तियार नहीं होता, लेकिन उस पहले ही मार्के में उसे तुम्हारे हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद से तुम्हारे और उसके दरमियान बाकायदा खेल का आगाज हो गया, लेकिन उसे हर महाज पर तुम्हारे हाथों से उठाना पड़ी। नौबत यहाँ तक पहुंची कि अमरीकी CIA से उसे निकाल बाहर कर दिया गया और अब मोसाद के एजेंट की हैसियत से भी वो तुम्हारे खिलाफ कोई कामयाबी हासिल करने से आजिज है। इसराइली हुक्काम की ब्लैक लिस्ट में तुम्हारा नाम सरे फहरिस्त होगा। मैं सोचता हूँ कि क्या कोई शख्स तनहा इतने कारनामे अंजाम दे सकता है। मैंने संजीदगी से कहा, मेरी तारीफें मत करो जनरल, जो कारनामे मुझसे सरजद होते हैं उनमें मेरा कोई कमाल नहीं होता। ये तो खुदा की मेहरबानी है कि मैं हर मार्के से सुर्खरू निकलता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।